हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविता की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी कविता की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ मेरे सभी अन्य अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई की 4 नंबर की कविता जिसका नाम है किताब, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किताब इस कविता के कवि है गुलजार जी। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम कवि गुलजार जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार: हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध गीतकार। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1937 में स्वतंत्रता पूर्व भारत के दीना, झेलम जिला पंजाब में हुआ। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप अच्छे कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक के साथ साथ अच्छे नाटककार भी हैं। आपकी प्रमुख कृतियों में चौरस रात यह आपकी लघु कथाएँ हैं, रावी पार यह आपका कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की यह कविता संग्रह है। फिर से एक बार सुनिए, रात पश्मीने की यह कविता संग्रह है। खराशे कविता आदि गुलजार जी की रचनाएं हैं। ये था संक्षिप्त परिचय। अब पद्य कविता संबंधी प्रस्तावना, विषय प्रवेश इस प्रकार: कवि गुलजार जी द्वारा लिखित किताबें कविता में कवि बता रहे हैं आज का युग कंप्यूटर युग मतलब संगणक का युग है, इसलिए किताबों का इस्तेमाल करना भूल गए हैं। किताबों से नाता टूट गया है। किताबों के प्रति अरुचि और बढ़ती दूरी और उसे उत्पन्न दुख दर्द को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर कवि गुलजार जी ने किया है। तो ये थी दोस्तों प्रस्तावना, विषय प्रवेश। अब अगले टॉपिक में हम कविता का सस्वर पठन करेंगे। यदि आप कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। तो चलिए, पहली इकाई की 4 नंबर की कविता जिसका नाम है किताबें, कवि है गुलजार जी। आप पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 12 खोल के रखेंगे जिस पर यह कविता दी गई है। तो चलिए फिर से एक बार, कविता का नाम है किताबें, कवि है गुलजार जी। सस्वर पठन इस प्रकार: किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। बड़ी
हसरत से तकती हैं, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें वो सुनाती थी, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वह सुनाती थी। अगली पंक्तियां इस प्रकार। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफा पलटा तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज, बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज। जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तबहतः खुलता चला जाता है पर्दे पर, बहुत कुछ तबहतः खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, कट गया है। तो चलिए दोस्तों अगली पंक्तियां इस प्रकार। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे। कभी गोदी में लेते थे, कभी गोदी में लेते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, और महके हुए रुक्के, और महके हुए रुक्के। किताबें गिरने से उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, किताबें गिरने से उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे, अब नहीं होंगे। तो दोस्तों यह था किताबें कविता का सस्वर पठन। यह प्रयास किया है आप तो और भी अच्छे ढंग से सस्वर पठन का प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले टॉपिक में हम 4 से 5 पंक्तियों का सस्वर पठन करेंगे, साथ ही साथ उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझेंगे और इन 4-5 पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब
भावार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली 4-5 पंक्तियां इस प्रकार। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती है, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर, अब अक्सर। इनमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार। झांकना मतलब छिपकर देखना। अलमारी का मतलब कई खानों वाला लोहे या लकड़ी का बड़ा ढांचा, या जिसे मराठी में कपाट बोलते हैं दोस्तों। शीशे मतलब कांच। हसरत मतलब कामना या फिर उम्मीद करना या फिर इच्छा। तकना मतलब देखना। मुलाकात मतलब भेंट या फिर मिलना। शाम मतलब रात। सोहबत मतलब संगत। कटा मतलब गुजरना। अक्सर मतलब हमेशा। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गुलजार जी कहते हैं, आज का युग संगणक का अर्थात कंप्यूटर का युग होने के वजह से पहले जैसे किताबों का उपयोग नहीं रहा। इस दर्द को समझते हुए कहते हैं, आजकल किताबें कई दिनों से बंद पड़े अलमारी मतलब लोहे या लकड़ी के कपाट के शीशों से, कांच से झांकती है अर्थात छिपकर देखती है और बड़ी हसरत से तकती भी है अर्थात बड़ी इच्छा रखती है। हम लोगों से उम्मीद भी करती है कि कोई मुझे यहाँ से निकाल कर देखे, पढ़े, लेकिन अब किताबें केवल अलमारी की शो की चीज हो गई है। कभी आगे कहते हैं कि कई दिन और महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब कंप्यूटर के, मोबाइल के युग में किताबों से मुलाकात मतलब मिलना नहीं हो पाता। नहीं तो एक जमाना, एक समय ऐसा था जब किताबों के साथ शामें मतलब रातें हमेशा गुजरती थी। किताबों के सोहबत मतलब संगत में रात रात कटा करती थी मतलब रात गुजर जाती थी। लेकिन अब अक्सर, लेकिन अब अक्सर। ये थी सरल अर्थ दोस्तों। अब आगे की 4-5 पंक्तियां इस प्रकार। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें वो सुनाती थी, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वह सुनाती थी। इनमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ दोस्तों इस प्रकार। गुजरना मतलब बीतना। कंप्यूटर मतलब संगणक। पर्दा यह अर्थ है संगणक की स्क्रीन या संगणक का पर्दा, कंप्यूटर का पर्दा। बेचैन मतलब चैन न पड़ना या फिर उदास। नींद में चलना मतलब सपने में आना। कदरें मतलब मूल्य या फिर मायने।
सुनाती मतलब सुनाना। सेल मतलब बैटरी। देखिए दोस्तों घड़ी के सेल होते हैं ना, हाँ घड़ी में सेल डालते हैं, जब घड़ी बंद हो जाती है तो सेल डालते हैं तो घड़ी शुरू हो जाती है, तो वो वाले सेल। नजर आना मतलब दिखाई देना। रिश्ते मतलब नाते संबंध। सुनाती मतलब सुनाना। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गुलजार जी कहते हैं, कंप्यूटर अर्थात संगणक आने से बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, क्योंकि पहले रातें किताब पढ़ने में गुजर जाती थी, लेकिन अब रातें किताब में नहीं तो कंप्यूटर अर्थात संगणक के स्क्रीन पर, पर्दे पर ही गुजर जाती है। या फिर जो छोटा मोबाइल होता है ना दोस्तों, हाँ उसमें ही रातें गुजर जाती है। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, लेकिन दोस्तों मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कीजिए उपयोग, लेकिन कुछ मर्यादा है उसमें। तो हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार कंप्यूटर संगणक के पर्दे पर अब रातें गुजर जाती है, मतलब बीत जाती है। इसलिए किताबें बहुत ही बेचैन उदास रहती है। अब तो हालत ऐसी हो गई है किताबों की कि नींद में चलने लगी है वह, अर्थात सपने में भी आने लगी है, दिखाई देती है। इन किताबों से पहले जो कदरें मतलब मानवीय मूल्य सुनने को मिलती थी, अब वह नहीं मिलती दोस्तों। वह मूल्य घर में नजर नहीं आते। किताबों को बैटरी के जैसे सेल ही नहीं होते थे, इसलिए दोस्तों किताबों को बैटरी के जैसे सेल नहीं होते थे, इसलिए उनके मरने का सवाल भी नहीं उठता था। बस विविध मूल्य, रिश्ते, नाते, संबंध के बारे में बताते जाती थी। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कवि ने कही है। तो चलिए अगली 4-5 पंक्तियाँ इस प्रकार। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ठुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज बिना पत्तों के सूखे ठुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इनमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। सारे मतलब सब, उधड़े उधड़े मतलब फटे पुराने, सफा मतलब पन्ना, पलटता मतलब पलटना, सिसकी मतलब रुदन या फिर धीरे धीरे रोने का शब्द, जैसे कि ऐसे धीरे धीरे रोने का। निकलती मतलब निकलना, लफ्ज मतलब शब्द, मानी मतलब यहाँ पर अर्थ है, गिर पड़े मतलब गिरना, बिना पत्ता मतलब जिस पर कोई पत्ता नहीं है ऐसा, ठुंड मतलब ठूंठ, अल्फाज मतलब शब्द, मानी का मतलब यहाँ अर्थ या फिर फूल पत्ते ऐसा भी है, उगते मतलब उगना। तो चलिए दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गुलजार जी कहते हैं कि अब किताबों से महीनों मुलाकात होती नहीं, इसलिए
वे पुराने हो गए हैं। उधड़ गए हैं मतलब फट गए हैं। किताब का कोई सफ़ा मतलब पन्ना पलटता हूं तो वे सिसकियां भरती है मतलब रोने लगती है। जैसे कि छोटा बच्चा रोता है ना ऐसे मानो किताबें भी ऐसे रोने लगती है, रुदन सी सुनाई देती है। इतना ही नहीं तो पन्नों की दशा ऐसी हो गई है कि उसके कई लफ्ज मतलब शब्द के जो मानी है मतलब अर्थ है वह गिर पड़े हैं अर्थात फट गए हैं। किसी का किसी से संबंध नहीं रहा। बिना अर्थ वाले अल्फाज मतलब शब्द ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिना पत्तों का सूखा ठूंठ होता है ना दोस्तों, मतलब सूखा ठूंठ, वैसे ही अब वे दिखाई देते हैं जिस पर अब कोई मानी मतलब अर्थ नहीं उगने वाला है। तो ऐसी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कवि ने कही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगली 4-5 पंक्तियां इस प्रकार। जुबां पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का। जुबां मतलब क्या दोस्तों? जबान। हाँ, तो जुबां पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, कट गया है, कट गया है। तो चलिए दोस्तों इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। जुबा मतलब जीभ, ये जीभ है ना दोस्तों, हाँ ये। जायका मतलब स्वाद, यदि कोई चीज मस्त लगती है तो हम बोलते हैं अरे वाह क्या स्वाद है, तो जायका का मतलब स्वाद। सफा मतलब पन्ना, क्लिक करना मतलब दबाना। झपकी मतलब गुजरना, झपकी गुजरना मतलब पलक झपकते से ही। या फिर दोस्तों नींद आती है ना कभी कभी, देखिए ऐसे ऐसे झपकी आ जाती है, हाँ, तो वही। तह बतह मतलब एक के बाद एक। पर्दा मतलब यहाँ पर अर्थ है संगणक की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन। जाति मतलब निजी। राब्ता मतलब संपर्क संबंध। कट मतलब टूट। ये थे दोस्तों कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ के साथ साथ इन पंक्तियों का सरल भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गुलजार जी कहते हैं कि पहले जब किताबें पढ़ते थे तब हम क्या करते थे। हाँ दोस्तों, पहले जब हम किताबें पढ़ते थे तब हम क्या करते थे, तो पन्ना मतलब सफ़ा जो था ना वह पलटते थे। सफ़ा पलटते समय उंगली को पहले ऐसे जुबां पर, जबान पर ऐसे रखते थे, फिर वही उंगली से पन्ना पलटते थे, फिर दूसरा पन्ना। इस प्रकार पन्ने का जो जायका मतलब स्वाद आता था वह अब नहीं आता, क्योंकि अब संगणक पर माउस के ऊपर उंगली क्लिक मतलब दबाने से, उंगली क्लिक करने से, दबाने से पलक झपकते के पहले ही पन्ना पलट जाता है। और इस प्रकार तबतः मतलब एक के बाद एक के बाद एक पन्ने या ज्ञान का भंडार संगणक के स्क्रीन पर, पर्दे पर खुलता चला जाता है। पहले जैसा किताबों से जो जाती राब्ता मतलब निजी
संबंध, संपर्क हमारा था, अब वह कट गया है दोस्तों, मतलब टूट गया है। तो यही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कवि गुलजार जी ने कही है। तो चलिए दोस्तों, अगली 4-5 पंक्तियाँ इस प्रकार। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से, निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार दोस्तों। सीना मतलब छाती, लेटना मतलब सो जाना, गोदी मतलब गोद, घुटना मतलब मराठी में जिसे गुड़गा, गुड़गा कहते हैं ना दोस्तों, हाँ तो वही। रिहल मतलब किताब रखकर पढ़ने के लिए कांठ या लकड़ी का बना एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला साधन। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद करा दूं, जैसे कि जो पवित्र ग्रंथ होते हैं ना, वह देखिए अक्सर घर में रिहल पर ऐसे रख के पढ़ा करते हैं, तो वही रिहल का मतलब। नीम सजदे मतलब आधा माथा टेकना, जबी मतलब माथा या मस्तक, इल्म मतलब ज्ञान, आइंदा मतलब भविष्य में या भावी जीवन में। तो दोस्तों यह था कठिन शब्दों के अर्थ थे यह। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में गुलजार जी कहते हैं, पहले हमारा किताबों से बहुत ही नजदीक से संबंध रहा करता था। किताब पढ़ते समय कभी उसे अपने सीने पर मतलब छाती पर रखकर लेट जाते थे, अर्थात सोकर किताबें पढ़ते थे। आज भी ढेर सारे छात्रों को सोकर किताबें पढ़ने की आदत है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है, सोकर किताब नहीं पढ़ना है, ताकि सोकर किताब पढ़ने से आंखों की दृष्टि पर भी उसका थोड़ा बुरा असर पड़ता है। इसलिए कभी भी बैठकर ही किताब पढ़नी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले सोकर भी किताब पढ़ते थे, कभी किताबों को अपने गोद में रखते थे, तो कभी घुटनों को रिहल मतलब किताब रखकर पढ़ने के लिए बनाया गया कांट का खुलने बंद होने वाला जो साधन था, वही साधन के ऊपर उसी प्रकार घुटनों पर किताब रख देते थे और पहले लोग पढ़ते थे दोस्तों। कभी कभी नीम सजदे मतलब आधा मत्था टेक कर या फिर माथा या मस्तक, जबी मस्तक मतलब जबी, माथा या मस्तक किताब को छूता था, मतलब माथे को किताब लगा लेते थे। हम लोगों को मालूम होता था कि ऐसा करने से किताब का सारा इल्म मतलब ज्ञान जो है भविष्य में मतलब आइंदा भी मिलता रहेगा, भावी जीवन में भी मिलता रहेगा। लेकिन अब यह नहीं रहा है दोस्तों, ताकि अब कंप्यूटर मोबाइल का युग आ गया है। तो यही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कवि ने कही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, और महके हुए रुख के, और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे।
उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। उनका क्या होगा, अब वो शायद नहीं होंगे। तो दोस्तों कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, रुक के मतलब चिट्ठी या पत्र या फिर संदेश पत्र। अब इन पंक्तियों का सरल भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गुलजार जी कहते हैं कि हम पहले किताबों में किसी के लिए फूल और रुक के मतलब संदेश पत्र रखते थे, जो सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। दोस्तों किताबें गिरने उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध रिश्ते भी जुड़ जाते थे दोस्तों। लेकिन अब किताबें पढ़ते ही नहीं तो संबंध कैसे जुड़ेंगे। हाँ दोस्तों, अब तो किताबें पढ़ते ही नहीं हैं तो संबंध कैसे जुड़ेंगे। शायद अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा सवाल जो है यहाँ पर कवि करते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों किताबें जो कविता है संपन्न होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी छात्रों को यह कविता समझ में आई होंगी। दोस्तों इस कविता को समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कठिन शब्द के अर्थ और सरल अर्थ अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मतलब आपको और भी अच्छे ढंग से यह किताबी कविता जो है गुलजार जी द्वारा लिखित वह समझ में आ जाएंगी। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से जाते जाते सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।